आज हम क्लास 10th टर्म 2 मैथ सब्जेक्ट का सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर दिया है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15 फॉर द AP 6, 9, 20, 12 और 15। तो इसे कैसे करेंगे देखिए, तो यहाँ AP बुक गिवन है फॉर एन AP 6, 9, 12, 15। यहाँ हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो है 6 और जो कॉमन डिफरेंस है वो है A2 minus A1, it means 9 minus 6 equal to 3. Okay, now हमें निकालना है A25 minus A15। तो A25 minus A15 ये क्या होगा? A25 क्या होता है? वो होता है A plus 24D माइनस A15 क्या होता है? A plus 14D। तो A plus 24D ब्रैकेट ओपन कर देंगे माइनस A माइनस 14D, A से कैंसिल हो जाएगा। 24 माइनस 14 ये आ गया 10D और D की वैल्यू क्या है? 3 है, तो 10 इंटू 3 ये हो गया 30। ओके, यहाँ पे आप ये लिख देंगे कि जो हमने फॉर्मूला यूज करा है, यूजिंग ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ओके, तो लास्ट में लिख देंगे दैट A25 माइनस A15 इक्वल टू 30। ये इसका आंसर हो जाएगा। नाउ इसका जो और वाला पार्ट है उसे देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है if the 7 times of the 7th term of the AP is equal to the 5 times the 5th term, then find the value of its 12th term। तो 7 times the 7th term मतलब कि 7th times the 7th term इक्वल है 5th term of 5th term। तो इससे पहले यहाँ पे लिख देंगे for an AP let first term be A and common difference be D। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम इसको ऐसे लिख करके, नाउ A7 होता क्या है? A7 होता है A प्लस 60 इक्वल टू 5 A प्लस 4D। यहाँ में निकालना क्या है? यहाँ में निकालिए 12th टर्म। तो 12th टर्म क्या होती है? A प्लस 11D। तो हमें A और D की वैल्यू चाहिए, तो वो हमें इससे मिल जाएगी। तो 7A प्लस 42D इक्वल टू 5A प्लस में 20D। इसको यहाँ भेज देंगे तो 7A माइनस 5D इक्वल टू 20D माइनस 42D, ये आएगा 2D इक्वल टू माइनस 22D। तो D इक्वल टू हो गया, सॉरी D कहाँ से हो गया, ये यहाँ पर A आएगा, A तो 2A इक्वल टू 22D। तो A इक्वल टू हो गया यहाँ से माइनस का 11D। ठीक है, इसको कह देंगे क्वेश्चन नंबर 1। हमें निकाली है 12th टर्म कौन सी है? तो 12th टर्म A12 इक्वल टू होता है A प्लस में 11D। तो A की वैल्यू क्या है? वो है माइनस 11D, वो यहाँ पुट कर देंगे हम, माइनस 11D प्लस 11D और यहाँ लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन 1। ये कैंसिल हो गया 0। तो 12th टर्म क्या आ गई? 12th टर्म आ गई 0। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ m so that quadratic equation mx bracket 5x minus 6 plus 9 equal to 0 has two equal roots। हमारे पास यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को गिवन है mx ब्रैकेट 5x माइनस 6 प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा 5m एक्स स्क्वायर
-6mx + 9 = 0। अब हमें इसकी m की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे हमको गिवन है कि इसके 2 इक्वल रूट्स हैं, ठीक है। तो पहले हम इसकी जनरल फॉर्म से, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, वो है ax² + bx + c = 0। यहाँ से कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग हमको क्या मिलेगा, a = 5m, b = -6m और c = 9 मिलेगा। जैसे हमें यहाँ गिवन है कि हमारे पास यहाँ पर 2 इक्वल रूट्स हैं। तो इक्वल रूट्स मतलब कि रिपीटेड रूट्स, यहाँ पर जो कंडीशन होती है उस टाइम पर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। तो फॉर इक्वल रूट्स जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल टू 0 होता है। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, वो होता है b² - 4ac = 0। अब यहाँ पर b की वैल्यू पुट कर देंगे, a b c की तीनों की। तो ये आएगा -6m² - 4a 5m और ये जगह 9 = 0। 36m² - 180m = 0। यहाँ 36m हम कॉमन ले लेंगे, तो ये आएगा m - 5 = 0। तो यहाँ से भी क्या रूट मिल जाएंगे, एक तो 36m = 0 मिलेगा, दूसरा m - 5 = 0 मिलेगा। तो यहाँ से हमें एक तो m की वैल्यू 0 मिलेगी और यहाँ से m की वैल्यू हमें 5 मिलेगी। तो m = 0 जो है वो तो पॉसिबल नहीं है, इज़ नॉट पॉसिबल। अभी पॉसिबल क्यों नहीं है, इसे ऊपर देखो। जैसे कि अगर हमने यहाँ m की वैल्यू 0 पुट कर दी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो क्या होगा कि फर्स्ट टर्म भी 0 हो जाएगा, सेकंड टर्म भी 0 हो जाएगा और +9 = 0 हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी नहीं अगर हम इसमें m की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। तो m = 0 जो है पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। नो, m = 5, तो देयरफॉर m की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 5। ये इसका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Now question number 3. From a point P, two tangent PA and PB are drawn to circle with center O or radius R. If OP equal to 2R, then find angle APB. What type of triangle is APB? अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि भाई एक्सटर्नल पॉइंट P है, वहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं और उसके बाद OP की लेंथ है 2R और हमें एंगल निकालना है APB। APB जो एंगल है वो ये वाला एंगल है, ये निकालना है। और उसके बाद हमें ये बताना है कि APB जो ट्रायंगल है वो किस टाइप का ट्रायंगल है, टाइप ऑफ ट्रायंगल बताना है। तो पहले इसमें हम वो लिख देते हैं जो हम इस पर गिवन है। यहाँ में गिवन क्या है, एक सर्कल है जिसका सेंटर हो और रेडियस आर है और इसमें PA और PB दो टेंजेंट हैं, PA एंड PB आर टेंजेंट्स। उसके बाद हमें इसमें ये भी गिवन है कि भाई O जो रेडियस है OA वो इक्वल टू आर है और OP इक्वल टू 2R है। ओके, हमें इसमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड वो है एंगल APB। हमें इसमें एंगल AP बताना है वो कितना है। तो इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि OB को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। सो यहाँ लिख देंगे ज्वाइन OB। ना उसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये बताएंगे, देखो हमें करना कैसे है, एक समझते हैं। हमें ये प्रूव करना पड़ेगा यहाँ पर कि ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल है। ओके,
पहले हम इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव करेंगे। वो कैसे करेंगे? जब हम इस पूरे ट्रायंगल को APO को BPO के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे और CPCT से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर हमें सिर्फ एक एंगल निकालने की जरूरत रह जाएगी। और ये एक एंगल कैसे निकलेगा? हम इस ट्रायंगल में लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पर जो एंगल ये OAP है ये 90 डिग्री है, तो अभी हम इसे भी लिखेंगे 90 डिग्री कैसे है। ठीक है, अब 90 कैसे है? सिंस टेंजेंट टू अ सर्कल is always perpendicular to radius। ये थ्योरम है, हमको पता है, आप इस थ्योरम को पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, टेंजेंट टू अ सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? विच इम्प्लाइज, ये कहता है कि एंगल OAB नहीं OAP वो भी 90 होगा और एंगल OBP भी 90 होगा, तो दोनों ये 90 हो जाएंगे। ओके, नाउ अब हम इन ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कौन कौन से? इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि OA इक्वल टू OB है, दोनों की लेंथ सेम है क्योंकि दोनों ये सेम रेडियाई है। ठीक है, इक्वल रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, इक्वल रेडियाई है। ठीक है, और उसके बाद एंगल OAP जो है वो एंगल OBP के इक्वल है। ये दोनों एंगल हमने पहले प्रूव कर दिए 90 डिग्री। यहाँ पे आप इसे लिख दो, ये है इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे आप लिख दो, या तो इक्वेशन नंबर 1 लिख दो या फिर यहाँ पे लिख दो दोनों ईच 90 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे एक साइड कॉमन भी दिख रही है हमें, OP इक्वल टू OP, ये साइड कॉमन हो गई। तो अब ये जिस तरीके से हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर एक राइट एंगल है और एक बेस है और एक हाइपोटेन्यूज है, मतलब एक साइड है ट्रायंगल की और एक हाइपोटेन्यूज है। तो ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBP। तो ये कौन सा रूल से वो हो गया आपका कॉन्ग्रुएंट? देखिए जो यहाँ पर ये जो रेडियस है ये यहाँ पर बेस का काम कर रही है, फिर एक साइड का काम कर रही है। हम इसे RHS से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, तो यहाँ पर हमें एक राइट एंगल भी मिल गया और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर 2R हो गई और एक साइड भी मिल गई हमें इस ट्रायंगल की जो कि R है। ठीक है, तो RHS से ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो बाई RHS क्राइटेरिया, या रूल लिख लो, बाई RHS रूल। नाउ अब हमने कॉन्ग्रुएंट क्यों करा था? क्योंकि हमें ये दोनों एंगल इक्वल करने थे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि एंगल OAP इक्वल टू, सॉरी एंगल OAP नहीं, एंगल OPA इक्वल टू एंगल OPB। ये एंगल इक्वल हो जाएगा CPCT से। ओके, और हम इसको लेट कर लेते हैं कि लेट ये इक्वल टू x डिग्री है। ओके, तो ये वाला एंगल x डिग्री हो गया और ये भी एंगल x डिग्री हो गया। नाउ अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करेंगे इन ट्रायंगल OAP। तो इसमें एक्चुअली में ट्रायंगल में लगाना कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये कुछ इस तरीके से है राइट ट्रायंगल, ये O, ये A और ये P, यहाँ 2R है और यहाँ R है और ये एंगल हमें निकालना है x। देखो x के सामने जो एंगल के सामने जो साइड है ये है परपेंडिकुलर और इस 90 के सामने ये है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हमें ये दोनों वैल्यू पता है, हम इन दोनों का रेशियो लेकर के ही इस एंगल को निकालने की कोशिश करेंगे। अब ये दोनों क्या है, P और ये H, तो परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बनता है, वो होता है साइन थीटा। मतलब कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि साइन x इक्वल टू R अपॉन 2R, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। R से R कैंसिल हो जाएगा, तो साइन x इक्वल टू 1 अपॉन 2।
नाउ साइन एक्स 1/2 कब होता है 30 डिग्री पर, तो साइन एक्स इक्वल टू साइन 30 डिग्री और एक्स इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ से हमें एक्स मिल गया 30 डिग्री। अब जैसे कि हम देख रहे हैं हमें निकालना क्या एंगल है, एंगल ए पी बी। तो एंगल ए पी बी है क्या, एंगल ए पी बी है ट्वाइस ऑफ एंगल एक्स डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ एक्स मतलब 2 इंटू में 30 डिग्री। यहाँ से हमें मिल जाएगा एंगल ए पी बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल ए पी बी कितना हो गया 60 डिग्री, ये एक पार्ट हो गया। हमें पता लग गया एंगल ए पी बी कितना है 60 डिग्री। नाउ जिसका अगला पार्ट था उसमें ये था कि हमें ये बताना है कि ये ट्रायंगल ए पी बी जो है कौन से टाइप का ट्रायंगल है। देखो यहाँ पे जो ए पी बी ट्रायंगल है उसमें हमारे पास नाउ व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज ए पी बी। तो यहाँ हम देख रहे हैं ट्रायंगल ए पी बी में जो है ये टैंजेंट बन रहे हैं ना एक्सटर्नल पॉइंट से, इन दोनों की लेंथ भी इक्वल है। तो ये भी हमें बताना पड़ेगा, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। जैसा कि अब हमें ये टेंजेंट हमारा इक्वल है तो इसके लिए हम लिख लेते हैं एज टेंजेंट एज लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल from external point are equal in length, are equal in length। इस समय क्या मिल जाएगा कि भाई पी ए जो है वो इक्वल टू पी बी है, पी ए इक्वल टू पी बी है। नाउ अब हमें पी ए इक्वल टू पी बी मिल गया, हमें कह सकते हैं दैट नाउ अब हमें कह सकते हैं कि एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल पी बी ए। कैसे भाई, अगर ये दोनों साइडें आपकी इक्वल होंगी, जैसे कि अगर हम कह रहे हैं ये दोनों साइडें इक्वल हैं, ठीक है, तो इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल भी इक्वल हो, ठीक है। तो इसी बात को मैं लेते हैं कि एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल पी बी ए। यहाँ पे हम थ्योरम लिख सकते हैं कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। इससे हमें एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल पी बी मिल जाएगा और इसको लेट कर लेते हैं ये वाई के इक्वल है। नाउ अब हम इस ट्रायंगल में एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो इन ट्रायंगल पी ए बी, एक तो हो गया आपका एंगल 60 डिग्री, एक हो गया वाई और दूसरा भी वाई है इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से 2y इक्वल टू क्या आ गया, ये 60 वहाँ जाएगा तो 120 हो जाएगा और y इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 60 डिग्री। तो y इक्वल टू 60 मिलने का मतलब क्या है कि एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी भी 60 हो गया और एंगल पी बी ए ये भी 60 हो गया, ठीक है। तो अब इस ट्रायंगल में हम देख रहे हैं कि ईच एंगल जो है वो आपका 60 डिग्री है। तो हम ये लिखेंगे कि इन ट्रायंगल पी ए बी ईच एंगल इज 60 डिग्री।
therefore ट्रायंगल PAB जो है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें ये बताना था कि एंगल ABB कितना है, वो 60 डिग्री आ गया, और एंगल APB जो ट्रायंगल है वो कैसा ट्रायंगल है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि उसका ईच एंगल जो है वो 60 डिग्री है, सारे एंगल्स इक्वल है। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। तो गिवन हमारे पास क्या है इसमें कि CSA हमें दे रखा है, इसमें CSA ऑफ कोन जो कि कितना है 12320 सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेडियस दे रखा है हमको इसमें वो है 56 सेंटीमीटर। इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हमको R दे रखा है 56 सेंटीमीटर। अगर हमें इसकी हाइट निकालनी है तो हाइट निकालने के लिए हमें लेंथ पता होनी चाहिए, स्लैंट हाइट पता होनी चाहिए। ठीक है, अब स्लैंट हाइट हमें कैसे मिलेगी, वो हमें मिलेगी CSA में से। नाउ CSA ऑफ कोन होता क्या है, CSA ऑफ कोन जो होता है वो होता है पाई आर एल। ठीक है, तो पाई आर एल की वैल्यू हमें दे रखी है 12320 इक्वल टू पाई की वैल्यू है 22/7, आर हमें गिवन है 56 और इंटू में एल हो गया। यहाँ से हम एल निकाल लेंगे, एल इक्वल टू 12320 इंटू में 7 अपॉन 22 इंटू 56। अब इसको कैंसिल करेंगे, ये 11 से कैंसिल होगा, 11 टू सा और 11 वन सा, 11 वन सा, 11 टू सा, और ये 0 हो गया। ठीक है, ये 56 1, ये 56 2 टाइम्स जाएगा, और ये 2 ऐसे, ये 10 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ से हमें एल इक्वल टू 70 सेंटीमीटर मिल जाएगा। एल मिल गया हमें, एल मिल गया, आर है, और हमें क्या निकालना है, एच निकालना है। तो स्लैंट हाइट का क्या फॉर्मूला होता है, स्लैंट हाइट इक्वल टू स्लैंट हाइट एल इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना है, एच तो हमें निकालना है, तो एल हमें पता लग गया। तो एल हमारे पास कितना है, ये है 70। तो 70 इक्वल टू एच स्क्वायर, इस फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, इसको हटाओ यहाँ से, इसको लिखो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो 70 का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या है हमारे पास 56 का स्क्वायर। नाउ अब हम यहाँ से एच स्क्वायर निकालेंगे, तो एच स्क्वायर क्या आएगा, ये आएगा 70 का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर। अब एच निकालना है, या तो उसको आप स्क्वायर से सॉल्व कर लो, या फिर 70 प्लस 56 और 70 माइनस 56। एच इक्वल टू 70 प्लस 56 हो गया आपका 126 इंटू में 70 माइनस 56 हो गया 14 हो गया ये। ठीक है, ये स्क्वायर चल रहा है, अभी हमें इसका अंडर रूट भी लेना है। तो h इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 126 होता क्या है, ये होता है 14 इंटू 9। ठीक है, और ये है 14। तो यहाँ पे पेयरिंग देख लेंगे हम, तो 14 की जो पेयरिंग हो गई तो बाहर 14 आ जाएगा, और 9 का जो बाहर आएगा वो आएगा 3। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया 42। तो देयरफॉर जो हाइट हमें मिलेगी यहाँ से, हाइट ऑफ कोन h इक्वल टू मिलेगा 42 सेंटीमीटर। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। So height of the cone is 42 centimeter. Now move to next question number 5. क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन है। तो इसमें पहले हम
इसकी टेबल कोई बना लेते हैं। हमको मार्क्स दे रखे हैं, नहीं पहले क्वेश्चन है क्या, मिसेस गर्ग रिकॉर्डेड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हर स्टूडेंट्स इन द फॉलोइंग टेबल। शी कैलकुलेटेड द मॉडल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास एज 45। ये मॉडल मार्क्स दे रखा है हमको, मतलब कि ये जो दे रखा है 45 ये मोड है। वाइल प्रिंटिंग द डेटा अपडेट ब्लैंक वॉज लेफ्ट, जब वो डेटा लिख रहे थे तो एक ये डेटा लेफ्ट रह गया, ठीक है, इसको आप लेट कर लेना, इसको एफ है, ये हमें एफ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। चलिए तो हम इसमें लगाएंगे मोड का फॉर्मूला। तो जो हमें मार्क्स दे रखे हैं, मार्क्स वो हैं आपके 0 to 20, इसको जल्दी से लिख लेता हूँ मैं। तो ये हो गए हमारे पास मार्क्स और ये हो गए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमें इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो मोड है या फिर मॉडल मार्क्स कह लो, एक ही बात है, ठीक है। तो जो मोड है वो हमको गिवन है, वो है 45। अब देखो मोड 45 है तो 45 लाई कहाँ कर रहा है, 45 लाई कर रहा है आपका यहाँ पर 40 और 60 के बीच में, ठीक है। तो ये वाली जो क्लास हो जाएगी ना, ये हो जाएगी आपकी मॉडल क्लास। नाउ ये हो गई हमारी मॉडल क्लास, ठीक है। तो यहाँ बोलेंगे जो मॉडल क्लास है हमारी, मॉडल क्लास वो है 40 to 60। पहले मोड का फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए, मोड इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H, जो कि क्लास साइज होता है। तो पहले हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो जो हमारी ये मॉडल क्लास है, इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है इसी को हम कहते हैं F1 और इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को F0 और जो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको कहते हैं हम F2। तो यहाँ से हमें क्या पता लग गया कि भाई F1 जो है, मतलब F0 जो है वो है 10, F1 जो है वो है F और F2 जो है वो है 6, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले में L भी है, तो L क्या है, L जो है हमारी मॉडल क्लास जो है 40 to 60 जो है उसकी लोअर लिमिट है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, तो L इक्वल टू क्या हो गया, L इक्वल टू हो गया 40। अब क्या रह गया, वो रह गया H, H जो है वो क्लास साइज है, ठीक है। तो क्लास साइज कितना है यहाँ पर 20 का चल रहा है, तो H इक्वल टू 20 हो गया। अब इन सब वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, मोड गिवन है हमें यहाँ 45, 45 इक्वल टू एल की वैल्यू हो गई कितनी 40 प्लस एफ माइनस 10 अपॉन 2F माइनस F0 की वैल्यू है 10 और F2 की वैल्यू है 6 इंटू एच, एच कितना है वो है 20। ना उसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे यहाँ 40 में से 45 में से 40 माइनस करेंगे तो यहाँ से 5 बचेगा, ये हो गया F माइनस 10 अपॉन में 2F माइनस 16 और यहाँ पर है 20, ब्रैकेट लगाते रहना है, कोई उससे मिस्टेक नहीं होती है। नाउ अब हम 45 में से 40 में करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 अपॉन 20 इक्वल टू F माइनस 10 अपॉन 2F माइनस 16, ये कैंसिल होगा तो 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2F माइनस 16 इक्वल टू 4F माइनस 40। जब 2F वहाँ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा 2F इक्वल टू 40 माइनस 16, ये हो गया आपका 24 हो गया। तो F इक्वल टू 24 अपॉन 2, तो यहाँ से हमें F की वैल्यू क्या मिल जाएगी 12, ओके। ये हमें निकालना था इसमें बेसिक फ्रीक्वेंसी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा F इक्वल टू 12।
Now move to next question. Now move to next question. Question number 6. अब क्वेश्चन नंबर 6, तो स्टेटमेंट यहाँ पे ये लिखी है, इफ रितु वर यंगर बाय 5 ईयर देन व्हाट शी रियली इज, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 मोर देन द 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज, व्हाट इज हर प्रेजेंट एज। ठीक है, तो ये इन्होंने ये कहा है, पहले हम इतने स्टेटमेंट को समझते हैं। इन्होंने ये कहा है इफ रितु वर यंगर बाय 5 ईयर, मतलब कि अगर वो आज कुछ साल की है तो यंगर कितने, यंगर का मतलब वो 5 साल उसकी एज कम कर दो। ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज, जो प्रेजेंट एज है उसको आप मान लो x, ठीक, एंड एज 5 ईयर एगो, जो एज होगी उसकी रितु की, रितु को ही लिखा ही नहीं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रितु, ठीक है, बी एक्स, और यहाँ हो जाएगी x माइनस 5। ठीक है ना, अब आगे स्टेटमेंट है, देन अगर ऐसा होता है देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 मोर देन द 5 टाइम्स ऑफ द प्रेजेंट एज। स्क्वायर ऑफ हर एज, जो इस एज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये हर एज, ये उस एज की बात कर रहे हैं जो 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका हमें स्क्वायर करना है, मतलब कि x माइनस 5 का हमें स्क्वायर करना है। वो किसके इक्वल होगा, स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 मोर देन, वो 11 ज्यादा होगा किससे, 5 टाइम्स है प्रेजेंट एज से। अब प्रेजेंट एज उसकी है x, उसका 5 टाइम्स कर दो और उसमें 11 ऐड कर दो, तो उसके इक्वल होगा आपका स्क्वायर ऑफ हर एज ये। ठीक है, इसी को आप लिख लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके। नाउ इसको आप सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x इक्वल टू 5x प्लस 11 हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर, ये 5x जब यहाँ आएगा तो ये 15x हो जाएगा, और ये 11 जब यहाँ आएगा तो ये 14 हो जाएगा, मतलब कि 25 माइनस 11 14 हो गया। नो, अब हम इसको थोड़ा फैक्टराइज कर लेते हैं, तो ये क्या होगा, ये 14 और ये इसके फैक्टर जो बनेंगे 14 के 14 और 1 बन जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0। यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 14 माइनस 1 कॉमन, तो ये भी x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 और x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास एक तो x इक्वल टू 1 आ गया और दूसरा x इक्वल टू 14 आ गया। अब x इक्वल टू 1 तो पॉसिबल नहीं है भाई, क्यों नहीं है, अगर उसकी प्रेजेंट एज 1 होगी तो 5 साल पहले एज तो उसकी -4 हो जाएगी इसका मतलब, और -4 एज पॉसिबल है नहीं, तो देयर फोर x इज इक्वल टू 1 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, उसकी इसीलिए x इक्वल टू 14 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे हेंस प्रेजेंट एज ऑफ रितु इज 14 ईयर। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ मूव टू, अब इसी का एक और पार्ट है, वो है ये, इसको हमें सॉल्व करना है फॉर एक्स के लिए, मतलब एक तरीके से हमें इसे फैक्टराइज ही करना है, इसके रूट्स निकालने हैं। तो इसको करते हैं, हम डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले से। तो ये हमारे पास गिवन है 9x स्क्वायर माइनस 6px प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, पहले वो लिख लेते हैं, फिर उससे हम कंपेयर करेंगे। तो वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब जब हम इसको उससे कंपेयर करेंगे तो ऑन कंपेयरिंग वी गेट ए इक्वल टू 9 मिल गया, बी इक्वल टू माइनस 6p मिल गया, और सी इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर मिल गया। नाउ अप्लाई डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला,
तो वो क्या है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो -6p का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 9 है और c की वैल्यू p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर है। तो -6p स्क्वायर हो गया 36p स्क्वायर माइनस 4 9 जो 36 ब्रैकेट में p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, 36p स्क्वायर माइनस 36 ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 36q स्क्वायर। तो यहाँ पे दोनों कैंसिल हो गए तो हमको मिल गया 36q स्क्वायर। ये हो गई डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू। अब हम निकालेंगे इस इक्वेशन के रूट। तो रूट्स क्या होंगे इसके, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। तो माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है, वो है माइनस का 6p प्लस रूट, ये है 36, डी की वैल्यू 36q स्क्वायर अपॉन में 2a, a की वैल्यू है 9, तो 2 इंटू में 9 हो गया। तो ये हो गया 6p और प्लस में 36q से अगर रूट लेंगे तो ये आएगा आपका 6q और नीचे आएगा 18। ये प्लस माइनस है ना। नो, इसमें 6 कॉमन ले लेंगे तो p प्लस माइनस q अपॉन में ये 18 हो जाएगा। कैंसिल कर देंगे इसको तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा p प्लस माइनस q अपॉन में 3। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई है, एक तो आ गया p प्लस क्यू अपॉन 3 और दूसरा आ गया p माइनस क्यू अपॉन 3। ठीक है, और यही दोनों इसके रूट हो गए। ओके, ये इसका आंसर हो गया, रूट ऑफ द इक्वेशन या फिर सॉल्व फॉर x की वैल्यू दो निकालनी थी, दोनों निकाल गई, ये इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में ये हमारे पास, फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लॉन्ग जंप कॉम्पिटिशन इन विच 250 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड, फाइंड द मीडियन डिस्टेंस जंप्ड बाय द स्टूडेंट, इंटरप्रेट द मीडियन। ठीक है, यहाँ हमारे पास 250 स्टूडेंट्स हैं जो कि लॉन्ग जंप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लॉन्ग जंप के कॉम्पिटिशन में, और हमें इनका मीडियन डिस्टेंस निकालना है, जितना ये कूद रहे हैं मीडियन एक तरीके से, और उस इंटरप्रेट भी करना है बाद में। ठीक है, इंटरप्रेट क्या करना है मैं बताता हूँ, सॉल्यूशन इसको कैसे करेंगे। पहले हम इस टेबल को वर्टिकली बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारी टेबल। इसमें जो है हमारे पास एक तो हो गया ये डिस्टेंस वाली टेबल, और ये फ्रीक्वेंसी की, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है इसको हम कहते हैं ये फ्रीक्वेंसी की टेबल है। ठीक है, तो हमें इसमें मीडियन निकालना है। तो जैसे कि अगर हम इसको अप्रोच लगाते हैं पहले, तो देखो सबसे पहले हमें इसमें मीडियन का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो भाई मीडियन का फॉर्मूला होता क्या है ये समझो पहले। मीडियन होता है आपका, थोड़ा सा लेगा सर, हाँ, तो मीडियन इक्वल टू होता है एल प्लस में एन बाई टू माइनस सी एफ बी अपॉन में एफ इंटू में एच। पहले ये लिख लो, फिर इसके अकॉर्डिंगली हम ढूंढते रहेंगे। ठीक है, देखो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल बनानी है, किसका मतलब, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा 40, फिर 40 में 80 को ऐड करेंगे, ये आएगा 120। इसको थोड़ा सा खुला खुला लिखेंगे। ठीक है, 120, फिर 120 में हम 62 को ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 182, फिर 182 में हम 32 ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 210 और 90 322, फिर हम 30 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 250। ठीक है, और इसका टोटल भी हमारा 250 ही आएगा। ठीक है, 250 क्या होता है, ये इसे आप एन भी कह सकते हो, एन भी है यही, और सिग्मा एफ आई भी यही है, मतलब सम ऑफ द समेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी। नाउ
अब हमारे यहाँ पे पहला स्टेप है क्या, देखो सबसे पहला हमारा स्टेप यहाँ पर ये है कि भाई n इक्वल टू हमारे पास है 250, ठीक है। अब हम यहाँ पर पहले n/2 की वैल्यू निकालेंगे, जो कि कितनी आ गई, वो आ गई आपकी 125। फिर हम इस 125 को चेक करेंगे कि 125 लाई कहाँ कर रहा है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के टेबल में। तो हमने देखा कि 125, 120 और 182 के बीच में लाई कर रहा है, तो हम इसमें जो ग्रेटर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है उसे ही लेंगे। तो हमारा ये हो जाएगा एक तरीके से मीडियन क्लास जो है हमारी वही हो जाएगी, दिस इज द मीडियन क्लास, मतलब मीडियन जो है हमारा इसमें लाई करेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मीडियन क्लास जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2 to 3, ठीक है। अब इस मीडियन क्लास से हमें बहुत कुछ पता लगेगा, जैसे कि हमारे इस फॉर्मूले में हमें चाहिए क्या क्या, पहले हम वो देखते हैं। जैसे कि हमें चाहिए इसमें L, तो L क्या होता है, लोअर लिमिट, तो यहाँ से L की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। उसके बाद n/2 की वैल्यू हमारे पास है 125। CFB क्या होता है, CFB जो होता है वो जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमारी इस मीडियन क्लास की है इसकी प्रीवियस वाली जो कि 120 है, तो दिस इज CFB, ठीक है। तो इसे यहाँ पे लिखेंगे हम CFB इक्वल टू 120, ठीक है। नाउ फ्रीक्वेंसी कौन सी है, फ्रीक्वेंसी वही होती है जो इस क्लास की है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, F इक्वल टू वो हो गई 62। ना उसके बाद है H तो क्लास साइज होता है, तो H जो चल रहा है यहाँ पर वो है आपका डिफरेंस जो इन सब में क्लास इंटरवल्स में, ये है आपका 1 1 का, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 1, ठीक है। अब हम इन सब वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे और मीडियन निकालेंगे। तो L है 2 प्लस में n/2 125 माइनस 120 अपॉन में इंटू 1, ठीक है। तो 2 प्लस में इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5/62, ओके। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस इसको से डिवाइड कर लेंगे हम, तो ये 5 है, ये 62 है, डेसिमल से 0, अब भी नहीं जाएगा, फिर 0, फिर अगेन 0, फिर 8 से जाएगा, 8 टू 16, 48 49 अराउंड 4, तो अराउंड 0.04 आ गया, 0.08 आ गया, तो ये आपका 2.08 मीडियन हो गया, ठीक है। तो मीडियन हो गया 2.08। तो 2.08 है क्या ये, आप जरा आप इसमें देखो टेबल में, देखो जो 2.08 है वो है आपकी डिस्टेंस एक तरीके से, जो मतलब 2.08 मीटर जो डिस्टेंस है ये, अब ये एक तरीके से ये जो जंप हो गई ये सभी इसको कूद रहे हैं मतलब, है ना। अब मीडियन है तो इसका मतलब 2.08 जो हो गई ना एकदम मिड ब्रांच वो हो गई, मतलब कि आधे जो लोग होंगे वो इससे कम कूद रहे होंगे और आधे जो लोग होंगे वो इससे ज़्यादा कूद रहे होंगे। जो हमें ये इंटरप्रिटेशन यहाँ देना है ना इस मीडियन का, वो यही देना है। इसका मतलब यही होता है कि 50% ऑफ स्टूडेंट जो है, ठीक है, वो जंप कर रहे हैं बिलो 2.08 मीटर, ठीक है। 50% तो इससे बिलो जंप कर रहे हैं और 50% इससे अबव जंप कर रहे हैं, ठीक है। तो अराउंड हमारे पास है कितने स्टूडेंट्स, 250 स्टूडेंट्स हैं, तो 250 का हाफ कर लो अराउंड 125, तो 125 स्टूडेंट जो है वो उससे कम जंप कर रहे हैं, मतलब कि 2.80 मीटर से जंप, और 125 ही ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका इंटरप्रिटेशन है, यही हमें यहाँ पे लिखा था कि 50% ऑफ स्टूडेंट्स जंप बिलो 2.08 मीटर एंड 50% ऑफ स्टूडेंट्स जंप अबव 2.08 मीटर, ठीक है। ये इसका इंटरप्रिटेशन हो जाएगा, ओके ओके। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ हमें करनी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इंस्ट्रक्शन में क्या है कि ड्रॉ कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। मतलब पहले हम इसका रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। रफ फिगर ये कहता है कि भाई आपको यहाँ कर लेते हैं, तो जैसे कि एक सर्कल है ये और बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से हमारे पास दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं। अब ये दोनों के दोनों जो पेयर ऑफ टेंजेंट है
ये एक दूसरे को इंक्लाइन टू ईच अदर एट 60 डिग्री, मतलब कि इनके बीच में एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री। ठीक, और जो ये सर्कल है इसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर। हमें ये ड्रॉ करना है। ठीक है, हमें मतलब कि जो बाहर जो टेंजेंट बन रहे हैं हमें इनकी लेंथ भी नहीं पता है, ये भी है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर एक चीज़ यूज़ करेंगे। देखो, हमें पता है कि ये टेंजेंट ये P है, ये A, ये O और ये B। ठीक है, तो इसमें भाई ये वाले दोनों एंगल तो 90 होते हैं, तो कंफर्म हो गया 90, ये भी 90। ठीक, अब ये बस ये 60 है, तो ये कितना होगा, ये दोनों के दोनों एंगल बच गए, इन दोनों का सम भी 180 होगा, तो ये वाला एंगल जो होगा ये होगा 120। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे 4 सेंटीमीटर का, उसमें बनाएंगे हम 120 डिग्री का एंगल। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। देखिए, जैसे कि हमने एक सर्कल बनाया, ये है 4 सेंटीमीटर का, इसको हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। इसमें एक रेडियस O और ये हो गया आपका B पॉइंट। ओके, ये है 4 सेंटीमीटर। नाउ अब हम यहाँ पर उसकी हेल्प से, प्रोडक्टर की हेल्प से इस तरीके से ये एंगल, ये 60 और ये 120 हो गया, इसको हम इससे ज्वाइन कर देंगे और ये आ जाएगा हमारे पास A पॉइंट। तो ये बन गया 120 डिग्री एंगल। अब हमें यहाँ से बनाना है 90 डिग्री का एंगल। तो सेम अब यहाँ से भी हम आर्क लगाएंगे, एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ और एक आर्क ऐसे। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा एंगल, सेम एज यहाँ से। तो ये भी आपका कुछ इस तरीके से आएगा। तो दोनों के दोनों पॉइंट, दोनों के दोनों लाइन सेगमेंट ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, लाइन जो है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, वो पॉइंट होगा P। ठीक है, और ये जो एंगल होगा आप इसे मेजर कर सकते हैं प्रोजेक्टर की हेल्प से, ये 60 डिग्री ही आएगा। ओके, तो इस तरीके से हम इस की कंस्ट्रक्शन करेंगे। ओके, बाकायदा इसके स्टेप्स वगैरह भी लिख लेंगे जैसे जैसे हमने इसको ड्रॉ करा है। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। Now, question number 9. The distribution given below shows the runs scored by the batsman in one-day cricket matches. Find the mean number of runs. यहाँ पे रन दे रखे हैं और नंबर ऑफ बैट्समैन दे रखे हैं। जैसे कि 0 to 40, मतलब कि जिन्होंने रन स्कोर करें उतने नंबर ऑफ बैट्समैन हैं कितने, वो हैं 12। 40 to 80 वाले 20। तो हमें इसका मीन निकालना है, एक तरीके से एवरेज निकालना है। तो ईजी है, पहले हम इस टेबल को वर्टिकल लिख लेते हैं। रन स्कोर नो, ये है हमारा टेबल। इसमें ये जो हमको दे रखे हैं ये है क्लास इंटरवल, और जो बैट्समैन दे रखे हैं ये है फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो पहले हम इनकी मिड वैल्यू निकालेंगे जिसे हम कहेंगे एक्स आई, और ये हो जाएगा एफ आई। तो मिड वैल्यू क्या आएगी, 0 और 40 के बीच में आएगा आपका। 0 और 40 को ऐड कर दो और हाफ कर दो तो आएगा 20। ऐसी सेम इसमें करना है, 80 और 40 को ऐड कर दो 120, 120 का हाफ कर दो 60। अब हमें पता लग गया जो डिफरेंस चल रहा है 40 का चल रहा है, तो आप सब में 40 40 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 100। और नेक्स्ट है 140, देन 180। अब हम इसमें लगाएंगे डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड क्या होता है, मीन निकालने का। मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो पहले हमें एक तो सिग्मा एक्स आई एफ आई की टेबल बनानी है, एक्स आई एफ आई की, फिर उसे ऐड करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 12 टू 24 तो 240। इसको आप थोड़ा सा मतलब खुला खुला लिखना ताकि ऐड करने में दिक्कत ना हो। 6 हुआ 12 तो 1200 आएगा, ये आपका 3500।
43 42 100 और ये आ गया आपका 0 18 3 54 5 18 2 36 और 5 41 41 40 इसको ऐड कर लेंगे 0 4 4 8 2 2 4 6 7 5 12 2 3 5 1 3 2 8 0 आ गया इसको भी ऐड कर लेते हैं ये आएगा आपका क्या 2 5 7 3 10 120 आ जाएगा ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता लग गया यहाँ से हमें पता लग गया भाई सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या है वो है 120 और सिग्मा एक्स आई एफ आई की वैल्यू क्या है वो है 13280 अब इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये आएगा 13280 अपॉन 120 इसको डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 से ही ऐड कर लो तो 12 वन से 12 12 वन से 12 फिर 0 8 12 6 72 12 7 84 तो 12 60 आएगा ठीक है तो अराउंड ये आ गया 110.6 तो ये इसका मीन हो जाएगा मीन इक्वल टू 110.6 ओके तो मीन हमने निकाला किसका ये निकाला रन का तो इतने रन हो जाएंगे ठीक है ये इसका आंसर है नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 इसमें लिखा है 2 वर्टिकल पोल्स और डिफरेंट हाइट आर स्टैंडिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर ऑन द लेवल ऑफ ग्राउंड एक ग्राउंड है तो मतलब कि लेवल ऑफ ग्राउंड मतलब कि जो ग्राउंड है दोनों के लिए वो सेम है ऊबड़ खाबड़ नहीं है इस तरीके से प्लेन है और दो वर्टिकल पोल हैं और वो एक दूसरे से 20 मीटर अवे दूर दूर खड़े हैं तो आप ऐसा करो एक पोल को यहाँ बना दो एक पोल को यहाँ बना दो और दूसरे पोल को यहाँ बना दो ठीक है कुछ इस तरीके से अब इसमें कहा है कि भाई दोनों की सेम हाइट नहीं है ना तो दोनों की अलग अलग हाइट है तो अब हमें पता है नहीं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है अब आगे देखते हैं ये आपका हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल यहाँ फर्स्ट पोल की बात कर रहे हैं ना और सेकंड पोल की बात कर रहे हैं तो हम इस पोल को फर्स्ट पोल मान लेते हैं और इस वाले पोल को सेकंड पोल मान लेते हैं तो देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकंड पोल मतलब ये फर्स्ट पोल का जो टॉप है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से आ रहा है वो आ रहा है फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकंड पोल के फुट से आ रहा है तो इस तरीके से ये आ रहा है ऐसे करके इस तरीके ठीक है कितना एंगल ऑफ एलिवेशन है यहाँ पर ये है 60 डिग्री ठीक है नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड पोल मतलब इसका फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट पोल इज 30 डिग्री मतलब अब इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यहाँ से वो है 30 डिग्री ठीक है ये हो गया 30 डिग्री ठीक अभी दिखने में दोनों हाइट सेम सी लग रही है जबकि दोनों हाइट सेम नहीं है तो कौन सी हाइट छोटी है इसमें तो हाइट छोटी है आपकी सेकंड पोल की क्यों क्योंकि जो उसका एंगल है 30 डिग्री वो कम है ठीक है एंगल एक थ्योरम है साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर और साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लार्जर यहाँ पे ये भी देखो डिस्टेंस सेम है इसलिए हम ये वाली बात कह पा रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे हम इस डिस्टेंस इस हाइट को छोटा बनाएंगे कलर चेंज कर लेते हैं इसका ये वाली हाइट हो जाएगी इसकी ठीक है तो ये हो गया 30 डिग्री तो नेम ही कर देते हैं ए बी सी और ये तो पोल तो वर्टिकल स्टैंड होते हैं तो 90 डिग्री हो गया नाउ हमें निकालना क्या है इसमें फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द टू पोल्स बस दोनों की हाइट और डिफरेंस निकालना है तो ये पहला पोल है तो उसकी हाइट को h1 कह देते हैं जो दूसरा पोल है उसकी हाइट को हम h2 कह देते हैं ठीक तो जो कोई गिवन है वो हम लिख देंगे कि एंगल ये वगैरह वगैरह हमें गिवन है लाइक कि एंगल
नहीं ऐसे नहीं, ए बी यहाँ पे लिखेंगे हम लेट हाइट ऑफ फर्स्ट पोल पी एच वन हो जाएगा। ऐसे ही सेकेंड पोल का जो हाइट हो जाएगी वो एच टू हो जाएगी। ठीक, उसके बाद एंगल ए सी बी जो है वो 60 डिग्री है और एंगल डी बी सी जो है वो 30 डिग्री है। अब हमें निकालना है क्या, पहले हाइट निकालते हैं फिर उनका डिफरेंस निकालेंगे। हाँ ये भी तो गिवन है बी सी, बी सी इक्वल टू 20 मीटर। ना फर्स्ट हम लाएंगे इन राइट ट्रायंगल ए बी सी में, उसमें बोलेंगे टेन 60। टेन क्या होता है, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो है ए बी और बेस है बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी ये हो जाएगा एच वन अपॉन 20 मीटर। टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है √3 एच वन अपॉन 20। यहाँ से हमें एच वन क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा 20√3। ओके, इसी तरीके से हम दूसरे ट्रायंगल में लगाएंगे इन राइट ट्रायंगल, इसका नाम है डी सी और बी, डी सी और बी। इसमें है टेन थर्टी इक्वल टू एच टू अपॉन 20 मीटर। टेन 30 क्या होता है, ये होता है 1/√3 इक्वल टू एच टू अपॉन 20। तो यहाँ से एच टू इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 अपॉन √3 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेंगे रैशनलाइज करके, तो हम इसमें √3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये 20√3 अपॉन में 3 मिल जाएगा। तो एच टू की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 20√3 अपॉन में 3। ठीक है, ये हाइट मीटर में। ठीक है, और हमें निकालना है डिफरेंस। तो डिफरेंस ऑफ हाइट। ठीक है भाई, जैसे कि हम पहले से पता था, ऊपर देखो कि हाइट जो एच वन है वो आपकी बड़ी है, तो हम एच वन में से एच टू को सपरेट करेंगे। तो डिफरेंस ऑफ हाइट इक्वल टू एच वन माइनस एच टू, तो 20√3 माइनस 20√3 अपॉन 3 आ गया। ना यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो आएगा आपका 60√3 माइनस 20√3 अपॉन में 3, ये आ जाएगा 40√3 अपॉन 3। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में हमें √3 की वैल्यू दे रखी है 1.73, तो हमें ये पुट करनी पड़ेगी। अगर नहीं दे रखी होती तो हम इसका आंसर यहीं छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसकी वैल्यू 40 इंटू में 1.73 अपॉन 3। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 4 3 12 68 69 68 69 जीरो और अपॉन में 3, तो डेसिमल का आएगा, डेसिमल आएगा यहाँ पर, तो 69.2 अपॉन 3। अगर हम इसको भी डिवाइड कर दें, अगर हम इसको भी डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, फाइनली हाइट हमारी ये आएगी 3 2 6 3 3 9 और 0 0 6, तो ये हो जाएगी डिफरेंस। ठीक है, तो एच वन माइनस एच टू जो आएगा वो आएगा 23.06 मीटर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा फाइनल। ओके, तो ये है डिफरेंस ऑफ हाइट। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एसी का और पार्ट है। A boy 1.7 meter tall is standing on a horizontal ground। एक 1.7 मीटर टॉल मतलब उसकी हाइट है, वो एक ग्राउंड पे खड़ा है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे खड़ा है वो बॉय। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है कि 50 मीटर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, मतलब एक बिल्डिंग भी है जिससे वो 50 मीटर दूर खड़ा है। ऐसे समझो कि वो बॉय यहाँ खड़ा है इस तरीके से, इसकी हाइट हो गई 1.7 मीटर। ठीक है, और एकदम थोड़ा सा दूरी पे एक बिल्डिंग होगी। ठीक है, और वो बिल्डिंग से 50 मीटर दूर खड़ा है। इतना हो गया, ये बॉय हो गया।
और ये बिल्डिंग हो गई। नाउ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम हिज आईज, मतलब उस बॉय की आईज से, मतलब आईज तो यहाँ पर ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है यहाँ तक, वो है कितना, 60 डिग्री। अब एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए हमें एक यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ करनी पड़ेगी इस तरीके से। तो ये वाला जो एंगल होगा ये होगा 60 डिग्री। अब हमसे क्या पूछा है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इस बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। ओके, देखो ये 1.7 मीटर है, तो भाई ये 1.7 मीटर, ये तो एक शेप जो है ए बी सी डी और ई, ठीक है। ये 1.7 मीटर है, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये भी 1.7 मीटर हो जाएगा। और इसको आप एच सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। जब पूरी बिल्डिंग की हाइट निकालनी होगी तो एच की वैल्यू निकालने के बाद उसमें 1.7 ऐड कर देना, टोटल हाइट आ जाएगी बिल्डिंग की। ओके, इसको जो सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे कि हाइट ऑफ द बॉय, हाइट ऑफ बॉय जो है वो है ए बी, जो कि हमें 1.7 मीटर दे रखी है, ठीक है। तो उसके बाद दे देना ऑल्सो जो सी डी है वो आपका ए बी के इक्वल है, दैट इज़ 1.7 मीटर, वो भी हो जाएगा। उसके बाद जो बी सी है वो हमको गिवन है 50 मीटर, तो ऑल्सो जो ए डी है, जो ए डी है वो भी बी सी के इक्वल है, तो वो भी हो जाएगा 50 मीटर। ओके, इसके बाद हमें एक एंगल गिवन है, एंगल ई ए डी, जो कि है 60 डिग्री, ठीक। और इसके बाद हमने एक हाइट भी लेट करी है, तो लेट डी ई हमने लेट करा है, वो है एच। इतना लिखने के बाद अब हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे, कौन से ट्रायंगल में, ये राइट एंगल पे खड़े हैं सबके सब। तो इन राइट ट्रायंगल ई डी ए, ई डी ए, तो ई डी ए इक्वल टू, इसमें लगाएंगे 1060, तो 1060 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ई परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या है उसका, वो है ए डी। तो डी ई की वैल्यू क्या है एच, और ए डी की वैल्यू है 50 मीटर। 1060 क्या है, वो है √3 इक्वल टू एच अपॉन में 50 मीटर। तो यहाँ से हमें एच क्या मिल जाएगा, एच मिल जाएगा 50 √3 मीटर, ये हो गया एच, ठीक है। अब इस एच को, देखो हमें √3 की वैल्यू भी दे रखी है, तो हम √3 की वैल्यू भी यहीं रख देते हैं, तो और सॉल्व कर लेते हैं। एच इक्वल टू 50 इंटू में 1.73, तो एच इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, ये 5 3 15 1 85 86 0 डेसिमल यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो एच इक्वल टू 86.50 मीटर आ गया। नाउ हमें निकालनी है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इसमें हम 1.7 मीटर और ऐड कर देंगे, हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू एच प्लस 1.7 मीटर, एच है 86.5 मीटर और प्लस में 1.7 मीटर, जब इसमें ऐड करेंगे तो 7 5 12 लगा 1, ये हो जाएगा 88.2 मीटर। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 88.2 मीटर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या है, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई ऑफ द स्फेरिकल शेल आर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर respectively, then it is melted and recast into a solid cylinder of diameter 14 centimeter. Okay, find the height of the cylinder. Okay, also find the total surface of the cylinder. अच्छा, हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है, ठीक है, उसको हमने मेल्ट करके एक सॉलिड सिलेंडर बनाया है, मतलब जो पूरा भरा हुआ है, और स्फेरिकल शेल खोखला होता है अंदर से। ओके,
और हमसे उसकी हाइट पूछी गई उस सिलेंडर की। एक ही करके करते हैं। देखिए पहले मैं इसको थोड़ा सा, चलिए पहले मैं इसको थोड़ा सा एक स्फेरिकल शेल बनाता हूँ। स्फेरिकल शेल कुछ इस तरीके से है, समझो इस तरीके। तो ये एक स्फेरिकल शेल है और ये इसका सेंटर है, ठीक है। और ये जो इसका रेडियस है ये है इसका R1 और ये है रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है R2, ठीक है। ये है R1 और ये है R2। ये कुछ इस तरीके से होगा, राउंड में होगा नहीं, ये कुछ बॉल की तरह लगेगा इस तरीके से। अब हमने मतलब ये बीच में से खोखला है मतलब होलो है और साइड साइड से इसकी मोटी सी लेयर है, यहीं पे मटेरियल लगा हुआ होगा जो शेल में होगा। अब इसी बॉल को जब हमने मेल्ट करा होगा तो यही मटेरियल मेल्ट हुआ होगा और इसी मटेरियल को मेल्ट करके हमने मेल्ट एंड रिकास्ट, मेल्ट एंड रिकास्ट, तो हमने से क्या बनाया, सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। इसका जो रेडियस है वो है R और जिसकी हाइट है ये है H, ठीक है। तो हमको यहाँ पर एक तो ये फॉर अ स्फेरिकल शेल, फॉर अ स्फेरिकल शेल हमें यहाँ पर रेडियस दे रखा है, इनर रेडियस R1 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और R2 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फॉर सिलेंड्रिकल, फॉर सॉलिड सिलेंडर, फॉर सॉलिड सिलेंडर यहाँ हमको रेडियस दे रखी है, डायमीटर दे रखा है ना 14 सेंटीमीटर, रेडियस हो गया 14/2 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें हाइट निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हमने इसको मेल्ट करके रिकास्ट करा है तो इन दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो सेम होगा, मतलब जितने वॉल्यूम ऑफ मटेरियल से ये बना हुआ होगा उतने वॉल्यूम ऑफ मटेरियल से ये सॉलिड सिलेंडर बना है। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड इन स्फेरिकल शेल वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड इन सॉलिड सिलेंडर, तो ये हो गया आपका क्या, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज, मतलब कि एक तरीके से हम इसमें वॉल्यूम ऑफ होलो नहीं, वॉल्यूम ऑफ होलो नहीं, अगर हमें वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकालना है स्फेरिकल शेल का तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, वो आएगा 4/3 पाई R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब, आउटर रेडियस का क्यूब माइनस इनर रेडियस का क्यूब। इससे हमें ये पता लग जाएगा कि ये जो यहाँ पर जो ये मटेरियल लगा हुआ है इस ब्लू सा, ये कितना मटेरियल है यहाँ पर, इसका वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, अब इसमें भी तो हमारा ये लगा रखा है, मतलब मटेरियल पूरा पूरा ये सॉलिड सिलेंडर है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, ये होगा πr²h। अब इस वैल्यू पुट कर देंगे तो 4/3 पाई आर कितना हो गया, ये 5 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब इक्वल टू पाई आर है यहाँ पर 7 का स्क्वायर इंटू में h, तो पाई और पाई कैंसिल, 4/3 हो गए इंटू में ये 125 माइनस 27 इक्वल टू 49h हो गई। 4/3 इंटू में ये 125 माइनस ये हो गया आपका 98 हो गया और ये 49 भी यहाँ जाएगा अपॉन में 49 इक्वल टू h हो गया, तो 49 टू जा 98, तो यहाँ से हमें h क्या मिल गया, h मिल गया हमें 8/3 सेंटीमीटर, और इसको मिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं हम 3 2 6 और 2/3 सेंटीमीटर, h इक्वल टू कितना हो गया 2/3 सेंटीमीटर। यही हो गई हाइट ऑफ सिलेंडर,
ओके, हमें हाइट ऑफ सिलेंडर निकालना था बस। हाँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी निकालना हमको इसमें, है ना। तो वो कैसे निकालेंगे, वो यहाँ निकाल लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। तो 2 इंटू में 22/7 इंटू में आर है आपका, इसमें रेडियस कितना है 7, हाइट कितनी हो गई वो है 8/3 और प्लस में रेडियस हो गया 7। और हमने यहाँ देखा कि भाई 7 से 7 कैंसिल, तो 22 इंटू 4 ये हो गया 44 इंटू में ये 3 7 से 21 और ये 29/3 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 44 इंटू 29, तो ये आएगा आपको क्या 4 9 36 3 4 2 3 11 1 1 6 6 7 2 1, तो ये आ गया 1276/3। ओके, इसको भी डिवाइड कर देंगे तो ये मिल जाएगा हमें 3 4 12 3 2 6 1 3 5 15 1 0 3 3 9 और 3 3 9 और ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया TSA ऑफ सिलेंडर। ओके, तो बस हमें इस क्वेश्चन में ये निकालना था, TSA ऑफ सिलेंडर और हाइट ऑफ सिलेंडर। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट joining the point of contact to the center। ओके, इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक सर्कल हो गया, यहाँ पे इसका एक्सटर्नल पॉइंट, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर दिया हमने, एक ये और एक ये। ठीक है, ये सेंटर हो गया, P A और B और सेंटर हो गया O। इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं, ये है रेडियस। ठीक, देखो यहाँ पे जो एंगल बिटवीन टू टेंजेंट मतलब कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इस तरीके से, इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द सेंटर। अभी जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो ए और बी है, अब ये दोनों जो है सेंटर से जब ज्वाइन हो रहे हैं तो ये ए ओ लाइन सेगमेंट है और ओ बी लाइन सेगमेंट है, ये दोनों मिल करके ये वाला एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ये दोनों के दोनों जो है सप्लीमेंट्री हैं, हमें इसमें ये प्रूव करना है। ओके, ना हमें इसमें गिवन क्या है, गिवन है हमें इसमें एक तो सर्कल सेंटर ओ रेडियस आर और पी ए पी बी टेंजेंट है, पी ए पी बी टेंजेंट है। ओके, बस इतना ही गिवन है। ना हमें प्रूव क्या करना है इसमें, प्रूव हमें इसमें ये करना है कि एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री, भाई इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री हमें प्रूव करना है। ओके, तो कैसे करेंगे ये देखते हैं। देखो अब जैसे कि एज हमें पता है कि टेंजेंट जो है, टेंजेंट टू अ सर्कल, टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, मतलब टेंजेंट जो है हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। तो इस समय क्या पता लग जाएगा, इस समय ये पता लग जाएगा कि एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ बी पी, ये दोनों दोनों इक्वल होंगे, दोनों के दोनों ही 90 होंगे। ओके, तो मतलब एक तो ये वाला एंगल 90 हो गया और दूसरा ये वाला एंगल 90 हो गया। ना अब हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल है ओ ए पी बी, तो इन क्वाड्रिलेटरल
ओ ए पी बी। अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि भाई एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं इसमें हम। तो एक तो हो गया एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी बी ओ, ये इक्वल टू हो गया 360 डिग्री। ये हो गई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। नाउ एंगल ए ओ बी कितना है? एंगल ए ओ बी तो मैं नहीं पता, तो एंगल ए ओ बी रहने देंगे इसको। ओ ए पी जो है वो 90 डिग्री है, और ए पी बी भी नहीं पता, और ये भी 90 डिग्री है, और इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। 90 प्लस 90 180 हो गया। 180 को जब हम वहाँ भेजेंगे तो सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये भी क्या बचेगा? 180 बचेगा। तो एंगल ए ओ बी प्लस में एंगल ए पी बी इक्वल टू 360 माइनस 180, 180 बचेगा। तो ये हमने यही प्रूव करना था, एंगल ए ओ बी प्लस में एंगल ए पी बी जो है वो 180 है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, हेंस वी से दैट एंगल AOB and angle APB are supplementary angles। ठीक है, ये सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, इस तरीके से। ओके, बस ये प्रूव करना था। चलिए नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी का एक और पार्ट है। नाउ अब इसी का एक और पार्ट है। ये क्या है? टू टेंजेंट TP एंड TQ आर ड्रॉन टू सर्कल O, नहीं विद सेंटर O फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट T। एक एक्सटर्नल पॉइंट T से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ कर गए हैं, TP और TQ। हमें ये प्रूव करना है, तो एंगल PTQ जो है, मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल PTQ, ये ट्वाइस है OPQ के, मतलब इस वाले एंगल के ये ट्वाइस है। हमें ये प्रूव करना है इसमें। ओके, तो कैसे करेंगे देखो, पहले तो हम इस पर देख लेते हैं भाई इसमें गिवन क्या क्या है। तो गिवन है हमें इसमें, एक तो एक सर्कल गिवन है जिसमें सेंटर O है, रेडियस R लगा लो, और TP और TQ दो टेंजेंट गिवन है हमें इसमें। ठीक है, बस हमें इसमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव एंगल PTQ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ, इसके इक्वल प्रूव करना है हमें इसको। ओके, नाउ कैसे करेंगे देखो, प्रूफ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई दोनों के दोनों जो टेंजेंट है, जो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ हो रहे हैं, इनकी लेंथ इक्वल होती है। तो पहले तो हम ये बता देंगे, ठीक है, एज लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है, वो लेंथ में इक्वल होता है। पूरी थ्योरम लिख देना ये, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, इस तरीके से। तो इस समय क्या मिल जाएगा? इस समय मिल जाएगा भाई PT इक्वल टू PQ। ठीक है, PT इक्वल टू PQ। अब देखो, अगर PT इक्वल टू PQ है तो हम ये कह सकते हैं, देयरफॉर एंगल, ये ऐसे नहीं, इस तरीके से नहीं, मतलब कि हम इसे इस तरीके से कहेंगे कि इन ट्रायंगल TPQ में हमारे पास है PT इक्वल टू PQ। ठीक है, ये हमने प्रूव कर लिया, PT इक्वल टू PQ। तो इससे हम कह सकते हैं दैट एंगल TPQ जो है वो इक्वल है एंगल TQP के। ठीक है, TPQ इक्वल टू TQP है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वैसे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ट्रायंगल के अंदर
जब दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट में जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। नाउ अब हम लेट कर लेते हैं कि जो एंगल है आपका पी टी क्यू, उसको हम लेट कर लेते हैं एक्स। चलो लेट एंगल पी टी क्यू जो है उसको हम एक्स लेट कर लेते हैं, इस वाले एंगल को हम एक्स लेट कर लेते हैं, एक्स। नाउ इन ट्रायंगल टी पी क्यू में हम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, तो हमें से क्या मिलेगा, एक्स डिग्री प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी पी नहीं टी क्यू पी इक्वल टू 180 डिग्री। ये लगे इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी एएसपी। नाउ ये दोनों तो इक्वल है, तो x डिग्री प्लस में ट्वाइस ऑफ एंगल टी पी क्यू इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ से हम एंगल टी पी क्यू निकाल लेंगे, तो एंगल टी पी क्यू आ जाएगा, एंगल टी पी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स, तो एंगल टी पी क्यू आ गया हमारा 180 डिग्री माइनस का x अपॉन 2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एंगल टी पी क्यू जो आ गया वो आ गया 90 माइनस का x बाई 2। ये है हमारा एंगल टी पी क्यू। ठीक है, इसको यहाँ कर लेते हैं एज जो रेडियस है, सॉरी टेंजेंट है, इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। ठीक है, ये इसके परपेंडिकुलर होगा, तो इससे हम कह सकते हैं कि एंगल ओ पी टी जो हो गया वो आपका 90 डिग्री हो गया, ओ पी टी इक्वल टू 90 डिग्री। अब ओ पी टी को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं कि एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमने इसको ब्रेक करके लिख लिया, ये हो गया आपका हाफ और ये उसका इस तरीके से टी पी क्यू और ओ पी क्यू। अब टी पी क्यू की वैल्यू तो हम यहाँ से पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ये एंगल ओ पी क्यू प्लस 90 माइनस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ से जब हम एंगल ओ पी क्यू को निकालेंगे तो 90 जब वहाँ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो 90 और 90 तो कैंसिल हो गए, और x बाई 2 वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू एक्स अपॉन 2। और एंगल x है क्या वैसे, अगर फिगर में हम देखें, अगर हम एंगल x को फिगर में देखें तो वो है आपका पी टी क्यू। हमने पी टी क्यू को एक्स सेट करा था, तो इसको हम लिख देंगे कि एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू एंगल पी टी क्यू अपॉन में 2। ओके, इसी का अगला स्टेप कि एंगल पी टी क्यू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। इस तरीके से ये प्रूव हो जाएगा। यहाँ करा क्या हमने ओवरऑल समझिए। सबसे पहले हमने इन दोनों लेंथों को इक्वल बताया एक थ्योरम की हेल्प से यहाँ पर। उसके बाद हमने उन दोनों, मतलब जब साइड इक्वल थी तो वो एंगल भी इक्वल हो गया, अभी एंगल इक्वल हो गया। अब हमने लगा दी इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी, और हमें ये इस एंगल को रेड भी करना था, तो हमने इसको एक्स सेट कर लिया। तो एक्स प्लस में ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हैं, टी पी क्यू और टी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों एंगल इक्वल हैं तो ट्वाइस कर दिया इक्वल टू 180। फिर हमने टी पी क्यू की वैल्यू निकाल ली यहाँ पर। ठीक, नाउ अब हमने क्या करा, इस साइड में जो रेडियस हमारा ये आपका टी पी और टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, और हमने इसको लिख दिया ओ पी टी इक्वल टू 90, उसको डिवाइड कर दिया हमने दो एंगलों में, और फिर टी पी क्यू की यहाँ से वैल्यू पुट कर दी, और हमें ओ पी क्यू इक्वल टू एक्स बाई 2 मिल गया, और एक्स हमें पता है क्या है, वो है पी टी क्यू। ठीक है, तो यहाँ से हमने निकाल लिया कि पी टी क्यू इक्वल टू एंगल ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू। ओके, थोड़ा सा ये लिखने में लंबा हो रहा है, ऐसे छोटा सा ही है। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 13, ट्रिग्नोमेट्री इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगुलेशन फॉर्म द बेसिस ऑफ नेविगेशन whether it is by land, sea or air. GPS or radio navigation system helps to locate our position on earth with the help of satellite. ये देखिए इन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा बताया है। अब वो क्वेश्चन क्या थोड़ा ध्यान से समझो। अ गार्ड स्टेशन, एक गार्ड है जो कि स्टेशन एट द टॉप ऑफ 240 मीटर, मतलब ये टावर है 240 मीटर का, ठीक है, ये 240 मीटर का टावर है। इसके ऊपर एक गार्ड स्टैंड है, रुका हुआ यहाँ पर। observed an unidentified boat, observed an unidentified boat coming towards it, एक बोट होगी यहाँ पर, वो इस तरफ को आ रही होगी, इसकी तरफ को, ठीक है। उसने उसे एक तरीके से ऑब्जर्व करा। अब इसके पास एक इंस्ट्रूमेंट है, जहाँ उससे हम क्लिनोमीटर कह लो या इंक्लिनोमीटर कह लो, उससे ये क्या करता है कि ये उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन को मेजर कर लेता है यहाँ टॉप से, कि वो कितना एंगल पर है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे, जैसे कि ये बोट है यहाँ पर और ये यहाँ पर आपका ये गार्ड है, तो ये यहाँ से इस तरीके से इसको ऑब्जर्व कर लेगा यहाँ पर, ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन इस तरीके से फॉर्म कर लेगा। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है इसका। तो स्टार्टिंग में जब उसने इसको मेजर करा तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन था 30 डिग्री, जब ये बोट को उसने यहाँ पर देखा था, ठीक। बस इतनी कंडीशन है यहाँ पर जो गिवन है। नाउ फर्स्ट पार्ट, नाउ फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, मेक अ लेबल्ड फिगर ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वर। तो एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है हमें वो निकालना है, ठीक है, और इसका हमें एक लेबल डायग्राम बनाना है। तो उसको हम यहाँ बनाए थे, देखिए ये एक टावर है, मतलब कि टावर तो ये, और इसके ऊपर गार्ड था, यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से ये इसका ये हो गया इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, इस तरीके से इसका एंगल बनेगा और यही एंगल इसके भी इक्वल होता है। क्यों है, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ओके। तो ये 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है। इसको नेमिंग कर देते हैं ए, बी और सी। नाउ ये भी हमें गिवन है, ये 240 मीटर है। अब क्वेश्चन में हमसे सिर्फ ये डिस्टेंस पूछ रहा है, ये जो बोट सी पॉइंट पर है ये टावर के यहाँ से कितना दूर है, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे हम, इसमें हम लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, इसमें जो 1030 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा 240 परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के इक्वल। तो 1030 का हो गया 1/√3 इक्वल टू 240 अपॉन में x, तो यहाँ से x कितना आ गया, वो आ गया 240√3, ओके। तो जो डिस्टेंस हो गया BC वो हो गया 240√3 मीटर। ये इसमें निकालना था, डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आफ्टर 10 मिनट्स, तो इसको हम नीचे आते हैं, डायग्राम पहले वो वाला बना लेते जो इसमें था कि भाई बोट यहाँ पर थी, ठीक है, और इस तरीके से ये था 30 डिग्री, ठीक है। नाउ इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आफ्टर 10 मिनट्स द गार्ड ऑब्जर्व दैट द बोट वाज अप्रोचिंग द टावर, ठीक है। अब उस गार्ड ने ऑब्जर्व करा भाई 10 मिनट के बाद जो ये बोट है ये आपका टावर की तरफ को मतलब अप्रोच कर रहा है और धीरे धीरे ये आपका यहाँ तक पहुँच चुका है, कहाँ तक, एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टावर इज रिड्यूस बाय इतना, मतलब कि इसका जो डिस्टेंस था पहले यहाँ से लेके यहाँ तक वो रिड्यूस हो गया। कितना डिस्टेंस हो गया रिड्यूस, इतना डिस्टेंस रिड्यूस हो गया 240 ब्रैकेट में √3 - 1। इतना रिड्यूस होने का मतलब ये है कि उसने यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ना ये है 240 ब्रैकेट में √3 - 1, ठीक। ये वाला डिस्टेंस, ये बी पॉइंट था, ये सी पॉइंट था और ये ए पॉइंट था, ठीक है। तो इसको आप डी पॉइंट कह लो। नाउ आगे, ही इमीडिएटली रेज द अलार्म, जैसे ये बोट पे यहाँ पहुंचा वैसे उसने अलार्म बजा दिया, ठीक। नाउ
वॉट वॉज द न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जर्वेशन। मतलब इस पॉइंट पे अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, न्यू एंगल। तो इसको भी आप ऐसे ज्वाइन कर दो ऊपर तक इस तरीके से, और ये वाला एंगल इसने हमसे पूछा है, इसको आप थीटा लेट कर लीजिए। अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये हमें निकालना है। कैसे निकलेगा ये, हम प्रीवियस पार्ट में हम ये बता चुके हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 240√3, ठीक है। और इतना डिस्टेंस इसने अब हमें दे दिया कि उसने इतना ट्रैवल करा है। तो अगर हम इस पूरे में से इसको लेस कर दें तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस पता लग जाएगा, ये डिस्टेंस हमें पता लग जाएगा, और ये वाला हमें हाइट पता है टावर की 240 मीटर। तो बस हमें दोनों हाइट पता लग जाएंगी, मतलब कि एक हाइट और एक मतलब कि परपेंडिकुलर और बेस पता लग जाएगा, तो हम इसका एंगल निकाल सकते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो इसका पहले हम सही से डायग्राम बना लेते हैं। ओके, ये हो गया से डायग्राम। नाउ हमें इसमें गिवन क्या है, हमें इसमें गिवन है कि भाई जो बी डी है वो हमें इसमें गिवन है 240 ब्रैकेट में √3 - 1, और पहले हमने निकाल लिया था कि भाई बी सी जो है वो है 240√3। तो हम इसमें से बी सी में से बी डी को माइनस करके हम डी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो डी सी इक्वल टू क्या होगा, वो होगा आपका बी सी माइनस बी डी। तो वो क्या आएगा 240 ब्रैकेट में √3 - 1 माइनस 240√3। जब हम इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 240√3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ 240 मीटर बचेगा। तो डी सी की वैल्यू आ गई 240 मीटर। ओके, नाउ अब हम लगाएंगे ट्रायंगल ए सी डी में tan थीटा। इन राइट ट्रायंगल ए सी डी में जो tan थीटा है वो किसके इक्वल होगा, वो होगा ए सी अपॉन डी सी के। तो ये है आपका कितना 240 अपॉन में 240। तो tan थीटा इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1। तो tan थीटा 1 कब होता है, वो होता है tan 45 पे। इसको कंपेयर करके यहाँ से हमें जो थीटा मिल जाएगा वो मिल जाएगा 45 डिग्री। ओके, तो दिस इज द न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट फ्रॉम द ऑब्जर्विंग टावर, और ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, question number 14. Push-ups are a fast and effective exercise for building strength. These are helpful in almost all sports, including athletics. While the push-ups primarily target the muscles of chest, arms, and shoulder, support required from the other muscle helps in toning up the whole body. एक तरीके से यहाँ पे पुशअप्स के बारे में बताया गया है कि पुशअप्स कैसे हमारे लिए बढ़िया है, हमारी हेल्थ के लिए, ठीक है, टोन करने के लिए हमारी बॉडी में। ओके, नाउ अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे। क्या है, नितेश वांट टू पार्टिसिपेट इन द पुशअप्स चैलेंज। ही कैन करंटली मेक 3000 पुशअप्स इन 1 आवर। वो अभी जो है वो 3000 पुशअप्स लगा देता है 1 घंटे में। बट ही वांट टू अचीव द टारगेट 3900 पुशअप्स इन 1 आवर। वो चाहता है कि मैं 3900 पुशअप्स लगा दूं 1 घंटे में। ओके, फॉर विच ही प्रैक्टिस रेगुलरली। With each day of practice, he is able to make 5 more push-ups in 1 hour. वो हर दिन प्रैक्टिस करता है और वो 5 पुशअप्स इंक्रीज कर लेता है अपने, ठीक है। जैसे कि आज मान लो 10 लगाए पहले दिन, तो नेक्स्ट डे उसने 15 लगाए होंगे, 15 लगाए होंगे, इस तरीके से ना। आगे क्या है,
इफ ऑन फर्स्ट डे ऑफ प्रैक्टिस ही मेक्स 3000 पुशअप्स, जो उसने मतलब जो उसके करंटली चल रहे थे उसने फर्स्ट डे वही लगाए, एंड कंटिन्यूज टू प्रैक्टिस रेगुलरली, और वो प्रैक्टिस करता रहा टिल हिज टारगेट इज अचीव्ड, जब तक उसका टारगेट उसको अचीव नहीं होगा। उसका टारगेट क्या है? उसका टारगेट है 39 पुशअप्स, 3900 पुशअप्स इन 1 आवर्स में। ओके, तो कीप द अबव सिचुएशन इन माइंड, एक तरीके से मतलब ये सिचुएशन है, समझ लो से। अब इसको आप करोगे कैसे, समझो। इसने कहा, यहाँ पे आप इसे लिख लो कि नंबर ऑफ पुशअप्स, ठीक है, और यहाँ पर जाएगा नंबर ऑफ डेज, ठीक। नंबर ऑफ पुशअप्स पहले है 3000, ठीक। उसके बाद क्या है? उसके बाद है आपका नंबर ऑफ डेज 1, मतलब पहला दिन। जो दूसरा दिन होगा आपका सेकंड डे, उसमें उसने 3000 प्लस 5 लगा दिए होंगे, ठीक है। कितना हो गई? 3010 हो गई, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट वाले में उसने 3000, सॉरी 3010 नहीं, 3005 हो गए, तो 3005। नेक्स्ट वाले में 3010 हो जाएंगे, फिर अगेन 5 हो जाएंगे थर्ड डे पे। ऐसे ही इंक्रीज होते रहेंगे, 5 एक टाइम आएगा ये 3900 हो जाएंगे। अब ये 3900 लगाएगा एक घंटे में। एक दिन ऐसा आएगा, वो दिन कौन सा होगा हमें नहीं पता, उसे मान लेते हैं वो nth डे होगा, ठीक है। नंबर ऑफ डेज को हम n से डिनोट कर रहे हैं, और पुशअप्स को तो हम an से डिनोट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हम इसको जब हम AP बनाएंगे इसके, तो हम कहेंगे जो फॉर एन AP, यहाँ पे जो AP होगी वो ऐसी होगी कि जो पहला दिन होगा वो 3000 होगा, जो नेक्स्ट डे होगा वो 3005 होगा, नेक्स्ट डे होगा वो 3010 होगा, इस तरीके चलता जाएगा वो, ठीक है। और एक दिन वो 39000 भी लगाएगा। ये हो गया। नाउ ये तो हो गया इसकी AP, इस तरीके से रिपेंड कर दिया हमने। नाउ फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड टू प्रैक्टिस बिफोर द डे हिज गोल अकम्प्लिश्ड। तो हमें निकालना है, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए यहाँ में पता लग गया कि भाई A जो है वो है 3000, और जो D है वो है कितना 5। अब हमें ये निकालना है कि वो मिनिमम में से कितने डे वो प्रैक्टिस करेगा अपने गोल को पाने के लिए। तो हमें पता लगा है कि भाई हमें ये देखना है कि 3900 डेज 3900 पुशअप्स वो कौन से दिन लगाता है, ठीक है। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो an जो हो गया हमारा वो हो गया 3900, a हो गया हमारा 3000, प्लस में n माइनस 1, n हमें निकालना है, n है नंबर ऑफ डेज, और d हो गया हमारा 5। जब इसको इधर ले जाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? सिर्फ 900 बचेगा। 900 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 5, ये 5 जब वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 900 अपॉन में 5 इक्वल टू n माइनस का 1। फिर इसे डिवाइड करेगा तो आएगा 180 इक्वल टू n माइनस का 1, फिर 1 यहाँ ऐड हो जाएगा तो n इक्वल टू आ गया 181, ठीक है। तो 181th डे होगा, मतलब 181th डे होगा जिस दिन वो 3900 पुशअप्स लगाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे ये नहीं पूछा कि वो 3900 जो लगाएगा पुशअप्स वो कौन से दिन लगाएगा। क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा हमसे कि उसकी ये बताओ कि वो मिनिमम कितने नंबर ऑफ डेज वो प्रैक्टिस करेगा, ठीक है, प्रैक्टिस करेगा, तब जाकर के वो इतना करेगा। समझो ऐसे कि भाई यहाँ से लेकर के इससे पहले पहले इसने जो करा वो थी उसकी प्रैक्टिस, ठीक है, और लास्ट डे उसने जो कर लिया वो था उसका टारगेट जो उसने अचीव कर लिया उस दिन। तो प्रैक्टिस कितने दिन करी उसने? 181 में से एक दिन लेस कर दो, उतने दिन उसने प्रैक्टिस करी है। तो यहाँ पर हम कहेंगे मिनिमम नंबर ऑफ डेज नीड टू प्रैक्टिस क्या होगा? वो होगा 181 में से आप 1 माइनस कर दोगे, 180 डेज आएगा, ठीक है। इसका आंसर ये होगा। भाई लास्ट डे तो उसने अपना टारगेट अचीव करा है ना, तो वो प्रैक्टिस वाला डे नहीं है, उस दिन तो उसने अपना टारगेट बना लिया, कर लिया। उससे पहले जितना उसने मतलब काम करा है, जितना हर दिन बढ़ाता हुआ चला है, वो सब प्रैक्टिस में आएगा, ठीक है। तो इसलिए 180 डेज वो प्रैक्टिस करेगा।
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी कुछ इसी से मिलता जुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स ही परफॉर्म्ड बाय नितेश अप टू द डे हिज गोल इज अचीव्ड। अच्छा, एक तरीके कहना चाह रहा है कि भाई जिस दिन इसने अपना गोल अचीव करा है उस दिन तक ये बताओ कि इसने कितने पुशअप्स ऐसे लगा लिए होंगे। जैसे कि मतलब 3000, 3005, 3010 ऐसे जाते जा रहे हैं, हर दिन उसके जितने पुशअप्स करे सबको ऐड अप कर दो, तो आप बताओ उसने टोटल पुशअप्स कितने लगा लिए। मतलब कि हम चाहते हैं कि हम इन सबको ऐड करें। तो आप पहले इसको लिख लो 3000 और 3005 और 3010, इस तरीके से 3900। हमें ये पता भी लग चुका है इसमें कि n कितने है, इसमें n है इसमें 181, और हमें ये भी पता है इसमें जो लास्ट टर्म है हमारी वो है 3900, और फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है हमारी 3000। ठीक है, हमें इसका सम निकालना है, सम निकालना है हमें इस पूरे का, इसका मतलब हमें सम निकालना है 181 नंबरों का। पहला हम फॉर्मूला लिख देते हैं एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। जब हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो, एल को हम ए एन भी कहते हैं, तो इसे हम ए एन ही लिख देते हैं। ठीक है, ए एन इक्वल टू एल ही होता है। हाँ, तो जब हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो, ये भी पता हो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, और हमें सम निकालना हो पूरी सीरीज का, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो एन हो गया हमारा 181 अपॉन में 2, ए हो गया 3000 प्लस ये हो गया 3900। तो 181 अपॉन में 2 इंटू में जब उसे ऐड करेंगे तो ये आएगा 6900। तो 181 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 69 इंटू में इस 100 को अलग करके डिवाइड कर लेंगे तो 50 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई देखो कैसे करना है, आप पहले 181 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 181 इंटू में 5 करोगे तो 5 5 5 18 5 90, ईजी हो गया। अब 95 को आप 69 से मल्टीप्लाई करो तो ये होगा, 9 5 45, 9 9 81, 6 5 30 और 6 9 54, 5 4 4 2 और 1 और ये 6 आ गया, ये 0 था, तो ये आ जाएगा 6 2 4 4 5 0। ठीक है, तो ये आ गया सम एस 181। ठीक है, तो हम ये कह देंगे इतने पुशअप्स को लगाएगा, पुशअप्स। ठीक है, 624450 जो टोटल पुशअप्स लगाए हैं ना उसने 181 डेज में, वो इतने लगाए हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो यही है हमारा इस सीबीएसई सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।